Good afternoon, everybody. Myself Sushant Panda, Chief Staff and Welfare Inspector, working in RTI cell, Bombay Central Division. Today, we will discuss about RTI. The RTI, that is called as the Right to Information Act 2005. Here there is slide. Okay. The chapter is the Right to Information Act 2005. फर्स्ट हम इसका बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ये जो द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 आया, तो ये दैट इज एनेक्टेड इन द ईयर 2005। इसका बैक हिस्ट्री ये है कि इससे पहले जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया, ये पहले हमारा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है 1923 से इसका चालू बिगनिंग हुआ। इट कमेंस फ्रॉम 1923 आज ए नेम ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923। वहाँ से लेके अपना हिस्ट्री, अपना जो मूवमेंट करते 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 2005 तक आया। 2005 में इसको द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 नाम से डेजिग्नेट कर गया और ये पूरी भारतवर्ष में उसको इम्प्लीमेंटेशन किया गया। अब 1923 के बाद में जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 आया था, उसका कोई अमेंडमेंट्स होने के लिए बहुत सारे सरकार ने प्रयास भी किए। इन 1977 जब मोरारजी देसाई आए, मोरारजी देसाई जनता दल का जो गवर्नमेंट आया, तो उन्होंने क्या किए थे, उनका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था, उन्होंने बोले थे कि हम जो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 को मॉडिफिकेशन करेंगे और इसको एक कोई भी इंफॉर्मेशन एक्ट के हिसाब से हम प्रेरित करेंगे। लेकिन उन्होंने जैसे ही आए 77 में उन्होंने एक मैनेजिंग कमेटी किए, मैनेजिंग कमेटी का उसको दे दिए कि वर्किंग कमेटी इसके बारे में कुछ चेंजेस होगा वो करने के लिए किए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कुछ भी चेंजेस करने के लिए कोशिश किए, लेकिन उसका जो कुछ भी लिमिटेशंस रह गया तो वो उसके बाद में थोड़ा सा काम रुक गया। फिर ऐसे होते होते फिर जब आया एक NCPRI, नेशनल कैंपेन फॉर पीपुल्स राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, एक कैंपेन चला जिसका जो लीडिंग लिए कि अंजलि भारद्वाज करके एक लेडीज थे, एक्टिविस्ट थे। तो उन्होंने बोले कि ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, पीपुल का जो भी हमारा सिटीजन है उनको जानने का अधिकार है एक्चुअली क्या पब्लिक अथॉरिटी, जो पब्लिक अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे क्या क्या चल रहा है, व्हाट आर द एक्टिविटीज रनिंग इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वो जानने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयास किए। प्रयास करने के बाद वो 1996 से उन्होंने प्रयास चालू किए। एट लास्ट एंड में क्या हुआ, 2005 को ये तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया। उससे पहले इसको क्या करते थे, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के हिसाब से वो होता था, जो कि 1964 से वो चला आ रहा था, जो इनेक्टेड किए थे 1964। उसको अमेंडमेंट भी किया गया, एनपीए गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट किया, 2000 में अमेंडमेंट किया, फिर 2002 में अमेंड किया। एट लास्ट फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, इन दोनों का मिक्सिंग से एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 ये प्रेरित हुआ। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 15 जून 2005 को पूरी पार्लियामेंट में प्रेरित होके प्रेसिडेंट का असेंट होके गेजेट नोटिफिकेशन 15 जून 2005 को आया और जिसका पब्लिश जो हुआ 21 जून 2005 को पेपर में पब्लिश हुआ। और वहां से उन्होंने बोले थे कि 15 जून 2005 के बाद में जब वो इनेक्शन होगा तो उसका 120 डेज के बाद में, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑन 15 जून 2005, द RTI Right to Information Act will be fully came into force on after 120 days. Hence, on 12th October 2005, the Right to Information Act 2005 fully came into force all over India.
तो यहाँ से पूरी ऑल ओवर इंडिया में वो केम इन टू फोर्स ऑन 12 अक्टूबर 2005। उससे पहले कोई कोई स्टेट्स क्या किए थे, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में अपना अपना कुछ अपना अपना स्टेट के अंदर वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट किए थे। ऐसा पहला स्टेट होता है तमिलनाडु, जिसने क्या किया था 1997 को ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का एक एक्ट, राइट मतलब उसी के मतलब कनेक्शन में एक मतलब पीपुल्स इंफॉर्मेशन एक्ट करके किया था 1997। फिर राजस्थान ने लिया, गोवा ने, ऐसे एक एक स्टेट करके लिए थे। एट लास्ट 2005 में ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट फुल्ली केम इन टू फोर्स ऑन 12th October 2005. Let's see the slide. The RTI Act 2005 total coverage is there, came into existence, that is Gazette notification on 15th June 2005 and came fully into force on 12th October 2005 after 120 days from its enactment. ये हो गई प्री हिस्ट्री। अब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में क्या क्या कवरेज करता है वो हम देखेंगे। इट कवर्स 2 शेड्यूल्स, 6 चैप्टर्स एंड 31 सेक्शंस। टोटल द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट इट कवर्स 6 चैप्टर्स, 2 शेड्यूल्स एंड 31 सेक्शंस। ये 2 शेड्यूल्स जो शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2, ये शेड्यूल 2 क्या करते हैं कि दैट आर एग्जेम्पशन ऑफ राइट टू एग्जेम्पशन फ्रॉम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। शेड्यूल 2 में बोलता है कि देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस which are totally fully exempted from the purview of the right to information act। और शेड्यूल 1 ये बोलता है कि जब CIC कोई CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ही इज द चीफ ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, तो उनका जब वो लेते हैं वारंट आता है, प्रेसिडेंट वारंट इशू करता है, वारंट इशू करने के बाद जो ओथ लेते हैं तो ओथ इज अंडर शेड्यूल 1। ये शेड्यूल 1 एंड 2 ये हो गया। अभी देयर आर 6 चैप्टर्स, chapters are 1 to 6 and also there are 31 sections, section 1 to 31. Next, this act is implemented or that is covered all over India except the state of Jammu Kashmir। जम्मू कश्मीर में ये एक्ट जो है वो लागू नहीं हो पाएगा। दिस एक्ट डज नॉट एक्सटेंड इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, क्योंकि आर्टिकल 370 के वजह से यहाँ पे वो आर्टिकल जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन नहीं किया गया एंड इट एक्सटेंड्स ऑल ओवर इंडिया अपार्ट फ्रॉम स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। अभी फिर ये क्या बोलता है कि दिस एक्ट कहाँ पे इंप्लीमेंटेशन होगा। दिस एक्ट कवर्स ऑल ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, जितने भी आपका पब्लिक अथॉरिटीज है they are all covered under this right to information act। अभी यहाँ पे as the name here public authority, this act covers all public authority। What is public authority? That authorities or those authorities which are directly linked with the public, that are called as public authority। In letters, right, I will describe मतलब briefly और विस्तार से बताऊंगा कि व्हाट इज पब्लिक अथॉरिटी, कौन सा पब्लिक अथॉरिटी होता है। लेकिन ये आप एक चीज डालिए कि व्हाट इज पब्लिक अथॉरिटी। दोज अथॉरिटीज व्हिच आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द पब्लिक दैट आर कॉल्ड एज पब्लिक अथॉरिटी। सेकेंड सेक्शन 26 में है, ये जो हमने शेड्यूल 2 बोला था, शेड्यूल 2 में क्या रहता है कि देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस which are not covered under right to information act, that is under section 24। आपका जो आउट ऑफ 31 सेक्शंस ये जो सेक्शन 24 है, ये सेक्शन 24 में शेड्यूल 2 में रहता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं दैट आर नॉट कवर्ड अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये कौन सा होता है कि देयर आर सम सर्टेन फोर्स डिपार्टमेंट्स एंड सर्टेन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स। For example, force departments are SFF, Special Frontier Force, BSF, Border Security Force, CRPF, Central Reserve Police Force, CISF, Central Industrial Security Force, ITBP, Indo-Tibetan Border Police, NSC, National
सिक्योरिटी गार्ड, AR आसाम राइफल्स, SSB, शस्त्र सीमा बल, ये होता है फोर्स डिपार्टमेंट। ये जो जितना भी फोर्स डिपार्टमेंट है दैट आर नॉट कवर्ड अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बिकॉज दीज आर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, these are intelligence and security organizations, so there is no bound to disclose any information under the right to information act. Abhi there are certain intelligence departments are there. One is IB, Intelligence Bureau, and another is RAW, RA matlab research and analysis wing. Another is DRI, Director of Revenue Intelligence, and another is CEIB, Central Economic Intelligence Bureau, CID, Crime Investigation Department, CBI को तो जानते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ACB एंटी करप्शन ब्यूरो, और NCB नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ये जितना भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जितना भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन दैट आर नॉट कवर्ड अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये आपको जानना है कि all the public authorities are covered under right to information act except those organizations which are embodied in schedule 2 section 24 of right to information act। ये जितना भी ऑर्गेनाइजेशन हुआ, फोर्स डिपार्टमेंट्स हुआ, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स हुआ, दैट आर नॉट कवर्ड अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। कोई भी सिटीजन इंफॉर्मेशन सीख नहीं कर पाएगा, जानने का अधिकार नहीं है। ये इन लोगों जो इंस्टीट्यूशन से, ऑर्गेनाइजेशन से, उनसे जानने का उनको दैट आर नॉट कवर्ड। तो अभी दीज आर द कवरेज ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। मैं अभी बोला था व्हाट इज पब्लिक अथॉरिटी। ये पब्लिक अथॉरिटी जो है ना, सेक्शन 2H ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में क्लियरली लिखा है व्हाट इज पब्लिक अथॉरिटी। उससे पहले मैंने जस्ट ऐसे सिंपली बोला था कि दोज अथॉरिटीज व्हिच आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द पब्लिक दैट आर कॉल्ड एज पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक, व्हाट इज पब्लिक? पब्लिक मीन्स वी आर द सिटीजन्स आर पब्लिक। हमारा इंडिया का जो हम जो पब्लिक बोलते हैं दैट इज द पब्लिक। ये जो ऑल द सिटीजन्स, जो authorities are directly connected to the public are called as public authorities। Suppose हमारा जो देखेंगे रेलवे डिपार्टमेंट है, रेलवे, तो इंडियन रेलवे इज ऑल्सो पब्लिक अथॉरिटी बिकॉज इट इज directly connected with the citizen, the passengers which are traveling in our train। तो ये हो जाता है कि पब्लिक अथॉरिटी। और आपका पोस्टल, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट दैट इज ऑल्सो है पब्लिक अथॉरिटी। आपका कोई इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होता है, आपका बेस्ट होता है, ये सब ऑल आर कवर्ड अंडर पब्लिक अथॉरिटी बिकॉज दीज आर डायरेक्टली लिंक टू द पब्लिक का डेली डे टू डे लाइफ में ये सब पब्लिक अथॉरिटीज लिंक्ड होते हैं। अब होता है कि उसका डेफिनेशन सेक्शन 2H में क्या बोला है कि पब्लिक अथॉरिटीज मीन्स एनी अथॉरिटी, मतलब ऐसे कोई अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन of self government established or constituted by or under the constitution। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को बेस करके कोई भी पब्लिक अथॉरिटी जो बना है दैट आर कवर्ड अंडर पब्लिक अथॉरिटी। ऐसे मान लीजिए कि कोई भी हमारा इंडियन रेलवे, ये भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे बना है, कोई हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, कि कुछ भी कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है कि आपका जैसे पोस्टल का होता है, कि आपका नेवाल का होता है, ऑल आर पब्लिक अथॉरिटीज that are created or constituted or established by under constitution। Second, by any other law made by the parliament। पार्लियामेंट से कोई लॉ पारित होकर कोई बॉडी अगर क्रिएट होता है, कोई इंस्टीट्यूशन क्रिएट होता है, दैट इज कवर्ड अंडर पब्लिक अथॉरिटी। बाय एनी अदर लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। अगर कोई भी स्टेट में, ये तो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट लेजिस्लेचर में अगर कोई भी बॉडी क्रिएट होता है by any law made by the state legislator that are called as public authority। फिर एक आया by notification issued or order by the appropriate government। जो appropriate government होते हैं, appropriate government का कोई भी ऑर्डर से, कोई भी नोटिफिकेशन से अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन
फॉर्म होता है या तो इंस्टीट्यूशन अगर इंस्टीट्यूशन अगर कंस्टिट्यूट होता है और एस्टेब्लिश होता है दैट आर कवर्ड अंडर पब्लिक अथॉरिटी। तो हमको ये मानना है कि जो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के रूल रेगुलेशन और लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, लॉज मेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से कोई ऑर्डर से या नोटिफिकेशन से कोई भी बॉडी अगर एस्टेब्लिश्ड हुआ है या तो कंस्टिट्यूटेड हुआ है दैट आर कवर्ड अंडर पब्लिक अथॉरिटी एंड इंक्लूड्स, इसमें ये हो गया कौन सा लॉ से हुआ है। अभी आएगा फिनांस्ड, कौन सा बॉडी जो फिनांस हुआ है, क्या बोलते हैं, द बॉडी ओन्ड कंट्रोल्ड और सब्सटेंशियली फिनांस्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जिस बॉडी को जिस अथॉरिटीज को क्रिएट करने के लिए या उनको एम्प्लॉइज को पेमेंट देने के लिए जो गवर्नमेंट फिनांस करता है दैट आर कवर्ड अंडर पब्लिक अथॉरिटी। और भी बोलता है कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है दैट सब्सटेंशियली फिनांस्ड बाय द गवर्नमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द फंड्स प्रोवाइडेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कोई भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से अगर फंड किया जाता है दैट इज फुली फंड होता है या तो पार्शियली फंड होता है या सब्सटेंशियली फिनांस्ड होता है, कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। फॉर एग्जांपल कोई स्कूल है, स्कूल को बोलते हैं कि उसका जो सब्सिडी जाता है लैंड लेने के लिए या तो उनका जो आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ सब्सिडी मिलता है या तो सब्सिडाइजली फाइनेंस्ड होता है दैट आर कवर्ड अंडर पब्लिक अथॉरिटी। तो मतलब यहाँ पे इस डेफिनेशन में जो अथॉरिटीज डेफिनेशन में फिट बैठेगा दैट आर कॉल्ड एज पब्लिक अथॉरिटी। तो एवरी सिटीजन हैज अ राइट टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस पब्लिक अथॉरिटीज बाय हेल्प ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। हो गई, ये आपका हो गया पब्लिक अथॉरिटी का डेफिनेशन हो गया। अब चलते हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अब बोलते हैं कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो आया ये तो NCPRI ये सब करके राइट टू इंफॉर्मेशन बहुत सारे एक्टिविस्ट ने लोगों ने बहुत सारे मेहनत किए, मेहनत करने के बाद उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया। लेकिन ये तो पहले तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट था, लेकिन उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्यों आया? क्योंकि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 जब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 उसका जो कुछ चेंजेस किया गया है, उसको मेन मकसद है कि उसमें टाइम लिमिट नहीं था, कितने दिन में आपका एक एप्लीकेशन आता है उसका जवाब देना है, वहां पे टाइम लिमिट नहीं था। और दूसरी क्या था, उसमें पेनाल्टीज का प्रोविजन नहीं था, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेनाल्टी। प्रोविजन कैसे, मतलब अगर कोई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में अगर कोई प्रोवाइड नहीं करता है कोई भी इंफॉर्मेशन तो उसको कुछ पेनालाइज करने के लिए वो प्रोविजन नहीं था जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में आया। और देयर इज सर्टेन टाइम फ्रेम बाउंड करा गया कि इतना टाइम के अंदर अगर कोई एप्लीकेशन आता है वी हैव टू गिव द रिप्लाई विद इन दैट स्पेसिफिक पीरियड। ये आ गया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में। पहला उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू सेट आउट ए प्रैक्टिकल रिगाम ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन फॉर सिटीजन्स। अब हमारा जो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। तो यहाँ पे जो एक वर्ड आया डेमोक्रेटिक, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में क्या होता है कि जो हमारा जो सिटीजन होता है दे हैव द राइट, मतलब ये बोलता है गवर्नमेंट क्या बोलता है, दिस इज फॉर द पीपल बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ये लोगों के लिए ही है, लोगों के द्वारा होता है, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा होता है। तो बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल अगर ये है तो कोई भी एक्ट होता है, कोई भी आपका राइट्स होता है तो ये पीपुल्स का राइट्स होता है। तो कोई अगर डेमोक्रेटिक कंट्री में कुछ भी शासन चल रहा है तो द सिटीजन हैज द मोस्ट पावरफुल, ही इज द मोस्ट पावरफुल बॉडी ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इसके लिए बोला है कि देयर इज ए प्रैक्टिकल रिगाम ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन फॉर सिटीजन। ऑल सिटीजन शुड नो व्हाट इज रनिंग इन ए पब्लिक अथॉरिटी, कौन सी पब्लिक अथॉरिटी में क्या काम चल रहा है, दे शुड नो।
ऑल द एक्टिविटीज रनिंग इन ए पब्लिक अथॉरिटी। तो इसके लिए बहुत बड़ा राइट दे दिया कि आपको जानने का अधिकार की है, क्योंकि यही तो आपका कंट्री है, आप तो यही एक डेमोक्रेटिक कंट्री, सबसे बड़ा बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री होता है इंडिया होता है। तो इंडिया क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हर कोई सिटीजन को जानने का अधिकार है कि हमारे शासन में क्या चल रहा है, हम जो पब्लिक अथॉरिटीज बैठे हैं वो क्या क्या कर रहे हैं, वो सब जानने का। तो सेकेंड पॉइंट है टू सिक्योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। पब्लिक अथॉरिटीज के अंदर में क्या क्या काम हो रहा है, डेली टू डे वर्क में क्या प्रोसेस हो रहा है, फाइल प्रोसेस हो रहा है कि फाइल कहाँ पे रुक गया और क्या क्या डिसीजन ले रहे हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे ही कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंट्रोल पब्लिक अथॉरिटीज। नेक्स्ट, to promote transparency and accountability in the working of every public authority। पब्लिक अथॉरिटी के अंदर में क्या काम चल रहा है, ट्रांसपेरेंसी। ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आने के बाद देयर विल बी ट्रांसपेरेंसी। आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ट्रांसपेरेंट बॉडी के अगर जाता है, तो अगर कोई रे पास करता है ट्रांसपेरेंट बॉडी में, तो क्या करता है, रे ट्रांसमिटेड थ्रू द ट्रांसपेरेंट बॉडी। तो यहाँ पे ये हो गया कि ट्रांसपेरेंसी। तो हमारे जो पब्लिक अथॉरिटी में कोई भी वर्क हो रहा है दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट। इतना ट्रांसपेरेंट हो रहा है कि अगर बाहर का कोई आदमी देख रहा है कि मेरा एक फाइल जा रहा है, मेरा एक वर्क ये हो रहा है, पोस्टिंग हो रहा है कि जो भी हो रहा है, तो मुझे मतलब दिखना मतलब स्पष्ट दिख रहा है कि ये फाइल यहाँ पे गया, यहाँ पे 2 दिन में गया, वहाँ पे 2 दिन में गया, ये टोटल प्रोसीजर क्या हुआ और मुझे अपॉइंटमेंट तक मिलने तक उसको पूरा ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। और दैट शुड बी अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग। और जैसे सिलेक्शन में होता है, असेसमेंट ऑफ वैकेंसी होता है, कितना पोस्ट का वैकेंसीज होता है, उसका टोटल अकाउंटेबिलिटी रहना चाहिए। मतलब आपको 1 by 1 हर फिगर का उसका अकाउंटेबिलिटी उसके पास रहना चाहिए। बाय हेल्प ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यू कैन नो द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द वर्किंग ऑफ पब्लिक अथॉरिटी एंड द ट्रांसपेरेंसी ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। नेक्स्ट, टू कंटेन करप्शन। तो इसमें से क्या होता है कि करप्शन आज की डेट में एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में ये करप्शन को जो कंटेन करने के लिए इसका भी प्रोविजन है। अगर मान लीजिए कि कुछ भी सिस्टम में कुछ करप्शन हो रहा है, अगर राइट टू इंफॉर्मेशन अगर मिल रहा है पब्लिक को, पब्लिक अवेयरनेस हो जाएगा कि नहीं ये सिस्टम में ऐसे चल रहा है, तो इसमें से क्या होगा, जो पब्लिक अथॉरिटी में जो डीलर होता है, जो वर्किंग करता है, दे विल बी कॉशियस, दैट विल बी रिड्यूस द करप्शन। नेक्स्ट, टू इंक्रीज सिटीजन्स अवेयरनेस एंड एबिलिटी टू एक्सरसाइज देयर राइट्स। अगर एक सिटीजन, पहले सिटीजन को मालूम नहीं पड़ता था एक्चुअली क्या काम हो रहा है। अगर मैं मान लीजिए कि मेरा एक एप्लीकेशन लेके वहाँ पे देता हूँ, वो वहाँ पे एप्लीकेशन को किस रूप से डील करते हैं वो भी मालूम नहीं पड़ता था। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में मैं उसमें एप्लीकेशन में मेरे एप्लीकेशन के ऊपर में क्या क्या कार्रवाई किया गया, तो उसमें से मेरा जो राइट है, मैं जिसके लिए लड़ रहा हूँ वो जान पाऊंगा। दैट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आने के बाद में ये सब 5 जो आइटम है वो एक सिटीजन को फायदा होता है, प्रॉफिट होता है। तो इसके लिए दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। नेक्स्ट, फर्स्ट, अभी यहाँ पे आया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। मेन चीज होता है इंफॉर्मेशन। अभी जब तक हम इंफॉर्मेशन नहीं जान पाए, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, फर्स्ट अगर कोई पूछता है कि हमको ये इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ही शुड नो कि कौन सा इंफॉर्मेशन मुझे मांगना है। मैं अगर पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांग रहा हूं, तो मुझे कौन सा इंफॉर्मेशन मांगना चाहिए। और एक पब्लिक अथॉरिटी जब वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, ही शुड नो व्हाट इंफॉर्मेशन आई एम गिविंग। तो इसके लिए मेन जो है, हमको पहले इंफॉर्मेशन का डेफिनेशन को अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज वी आर ए पार्ट ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट। ज़्यादातर आरटीआई केसेस क्या होता है, पर्सनल डिपार्टमेंट के पास में आता है, क्योंकि ज़्यादातर जितना भी आरटीआई का आता है, अगर 100 केसेस आता है उसमें से 90 केसेस आता है पर्सनल डिपार्टमेंट को। तो पर्सनल डिपार्टमेंट में अगर आता है तो हमको ये जो अगर उस केस का
जब हम इंफॉर्मेशन देते हैं तो इसके लिए हम उस केस में हमको ये एक अहम चीज जानना पड़ेगा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन। अगर हम इंफॉर्मेशन जान लिए कि इंफॉर्मेशन के अंदर हमको क्या क्या देना है, तो उसके बाद में हम इजीली वी कैन गिव द रिप्लाई ऑफ ए RTI एप्लीकेशन। तो फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन सेक्शन 2F में क्लियर लिखा है, सेक्शन 2F ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में क्लियरली लिखा है, द इंफॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म। अगर आपके पास में कोई भी मटेरियल अवेलेबल है इन एनी फॉर्म, यू कैन गिव दैट इंफॉर्मेशन टू दी एप्लीकेंट। जो RTI एप्लीकेंट करता है, अगर कोई इंफॉर्मेशन मांग रहा है दैट which are available in any material form, that can be provided. What are the materials in any form? That is available in the form of records. आपके पास records भी रहेगा, documents भी हो सकता है, मेमोस मेमोरेंडम्स भी हो सकता है, ईमेल्स भी हो सकता है। अगर कहीं से ईमेल आया, मान लीजिए कि CIC ने एक ईमेल दिया है, या तो रेलवे बोर्ड ने, या तो कुछ रेलवे बोर्ड से कोई ईमेल आया, अगर कोई बोल रहा है कि ईमेल का मुझे कॉपी दो, तो आपको ईमेल का कॉपी देना है। ओपिनियंस, अगर कहीं से ओपिनियन आपका अगर फाइल प्रोसीडिंग होता है, कोई ओपिनियन मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देते हैं, तो ओपिनियन अगर चाहे तो पब्लिक अगर चाहता है, सिटीजन अगर चाहता है तो आपको भी देना है। कोई एडवाइस अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देते हैं कि ये एडवाइस देते हैं, तो वो एडवाइस को देता है। प्रेस रिलीजेस, सर्कुलर्स, रेलवे बोर्ड सर्कुलर अगर होता है, ऑर्डर्स होता है, लॉग बुक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, रिपोर्ट्स होता है, पेपर्स होता है, सैंपल्स। यहाँ पे आया एक चीज सैंपल। ये सैंपल इस केस में आता है कि मान लीजिए कि कोई PWD का काम चल रहा है, तो वहां पे बालू सीमेंट का काम चल रहा है। सपोज देयर इज सर्टेन रेशियो ऑफ स्टोन, आपका जो सीमेंट होता है, इसका देयर इज सर्टेन रेशियो। अगर कोई बंदा बोल रहा है कि नहीं मुझे ये सैंपल चाहिए, किस रेशियो में करके आप ये बिल्डिंग तैयार कर रहे हो, तो वो सैंपल को भी आप दे सकते हो। लेकिन ये सैंपल तो हमारा पर्सनल डिपार्टमेंट में नहीं होता है। और कोई भी अगर मॉडल्स मांग रहा है, मैंने कोई सर्कुलर मांग रहा है, कोई रिकॉर्ड्स मांग रहा है, डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, मेमोरेंडम्स मांग रहा है, ईमेल्स, ओपिनियंस, एडवाइसेस, प्रेस रिलीजेस, सर्कुलर्स, इसको हमको देना है। और एक चीज होता है कि सेक्शन 2F में बोलता है कि जो आपके पास अवेलेबल है वही चीज को तो आप दोगे। अगर कोई इंफॉर्मेशन मांग रहा है कि मुझे ये चीज चाहिए, तो आपके पास दोज व्हिच आर अवेलेबल इन मटेरियल फॉर्म दैट कैन बी ओनली प्रोवाइडेड टू दैट एम्प्लॉय। अगर आपके पास वो इंफॉर्मेशन जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस पूछता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं पर्सनल से छोड़ देता हूं, अगर PWD में बोलता है कि मेरे घर के सामने ये रास्ता क्यों नहीं गया, दिस इज हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। या तो बोल सकते हो कि इसमें कितना सब रोड का सब रोड कितना है, सब रोड है वो बता सकता है, क्योंकि वो काउंट करके। जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होता है उसका आंसर हमको नहीं देना है। सपोज एक जन बोलता है कि मेरा सीनियरिटी लिस्ट क्या है, इफ he is seeking or she is seeking information about the seniority list, you will provide the seniority list. अगर वो पूछता है कि मेरा सिलेक्शन, मैं एक अनरिजर्व्ड कैंडिडेट हूं और ये SC कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे हो गया, और मैं क्यों ये पैनल पे नहीं आया, उसको अगर क्यों, ये टाइप का जो आंसर होता है, जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होता है, तो उसका आंसर हमको नहीं देना है। सिर्फ जो हमारे पास में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस इंफॉर्मेशन को आप करिए। क्या अगर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का कोई भी एप्लीकेशन, फास्ट एप्लीकेशन या अपील आता है, आप उस अपील को या तो एप्लीकेशन को पढ़िए। पढ़ने के बाद देखिए वो मांग क्या रहा है। अगर कोई इंफॉर्मेशन मेटेरियल फॉर्म में मांग रहा है, आप लिखो द इंफॉर्मेशन सर्व्ड बाय द एप्लीकेंट इज एनक्लोज्ड, उसका जो कॉपी है उसको एनक्लोज करके दे दो। नेवर इंटरप्रेट एनी इंफॉर्मेशन, तो बोला है कि PIO शुड नॉट इंटरप्रेट एनी डेफिनेशन, एनी इंफॉर्मेशन। आप कुछ इंफॉर्मेशन खुद तैयार नहीं कर सकते हो या बना नहीं सकते हो, या तो कुछ प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते हो। आप अगर बोलेगा कि
ये पास में कितना लोगों का एंटाइटल्ड है, आप उसका जो पास मैनुअल से होता है वो पास मैनुअल से उठा के दे दीजिए, तो उसमें से वो समझ लेगा। तो हमारा मेन मकसद होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो हम उसको अटैच करके देना है। हमको उसको इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब नहीं करना है, हमको कोई भी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट नहीं करना है, किसी भी हालत में नहीं करना है। ये बोल दिया, एक लैंडमार्क जजमेंट अब CIC आया था, उसका CIC का जजमेंट है CIC/A/2006/00032। ये हुआ था 2006 में। ये रहीम करके केस था वर्सेस CIC का केस था। उसमें उन्होंने लैंडमार्क जजमेंट दिए थे कि कोई भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आएगा, वी शुड नॉट प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन टू दी एप्लीकेंट। हम लिख के देंगे, अगर मान लीजिए कि कोई ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप लिख दीजिए कि आज पर सेक्शन 2F, ये सेक्शन 2F जरूर ध्यान रखना, आज पर सेक्शन 2F ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, the desired information or the sought information is not available in material form, so cannot be provided। लेकिन अगर आपके पास इंफॉर्मेशन रहते हुए अगर आप नहीं दे तो यू विल बी पेनालाइज्ड बाय द CIC। ये पेनाल्टी जो है ना पर डे 250 रुपीज। आप ये नहीं सोचो कि 30 डेज लैप्स करने के बाद आपको 250 रुपीज का वो पेनाल्टी लगाएगा। वो 250 रुपीज पेनाल्टी कब से लगाएगा, जब से उसने एप्लीकेशन किया है तब से 250 का लगाएगा, अप टू 25,000 तक उसने पेनाल्टी लगा सकते हैं। CIC, ऑनरेबल CIC कैन पेनालाइज यू अप टू 25,000 अमाउंट करना है। तो इसके लिए कोई भी आपके इंफॉर्मेशन है तो आप इंफॉर्मेशन को डिनाई मत करो। अगर नोटिंग पेजेस मांग रहा है, सपोज किसी बंदा ने मांग रहा है कि नोटिंग पेज, मेरा नोटिंग पेजेस चाहिए, तो नोटिंग पेजेस तो देना है, क्यों छुपाना है, देना है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है मटेरियल फॉर्म में, यू प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन। अगर आप इस मोमेंट में नहीं दोगे, ही विल go to the appellate authority, he will prefer appeal, then he will go to second appeal to CIC। at that moment वो जब बोलेंगे तो आपको देना है। तो शुरू से क्यों नहीं देना है? शुरू से अगर आप देते हो तो अपील नहीं होगा, आपके पास दूसरे बार वो केस नहीं आएगा, तीसरे बार CIC का केस नहीं आएगा, ये सारे चीज का आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए पहला फर्स्ट RTI एप्लीकेशन आता है, यू गिव दैट इंफॉर्मेशन इमीडिएटली। अब होता है कि ये जो चीज है सेक्शन 2F इज द वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब हार्ट ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इसको अगर सेक्शन 2F को अगर एक जन ने अच्छे से समझ लिया, एक डेफिनेशन को हर एक लाइन हर एक पॉइंट को अगर अच्छे से समझ लेगा तो एक राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का रिप्लाई देने में उसको मैक्सिमम आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, खत्म कर देगा। फिर बाद में बोलते हैं कि तुम्हारे पास पेंडिंग है 20 डेज हो गया। नहीं, मेरे पास पेंडिंग 20 डेज नहीं होगा, आया मुझे आज अभी सुबह आया मेरे पास में, मैं 12 बजे लंच के बिफोर में उसको दे दिया रिप्लाई। ये हो गया आपका मेन इंफॉर्मेशन। अभी ये तो हो गया इंफॉर्मेशन, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन। अब राइट टू इंफॉर्मेशन, अब एक बंदा अगर अब कोई सिटीजन कोई पब्लिक अगर राइट टू इंफॉर्मेशन मांग रहा है, तो राइट टू इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो कौन सी चीज को वो उसका क्या क्या अधिकार है, कौन सी इंफॉर्मेशन वो मांग सकता है। Right to information means the right to information accessible under the act which is held by under the control of any public authority। कोई भी पब्लिक अथॉरिटी के पास में ऐसा जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, सबको मांगने का अधिकार उसको है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का तहत उसके अंतर्भुक्त उसने क्या कर सकता है,
कोई भी वर्क प्रोसेस चल रहा है, कोई कहीं पे काम चल रहा है तो उसको भी वो इंस्पेक्शन कर सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को भी इंस्पेक्शन कर सकता है, कोई रिकॉर्ड्स होता है उसको भी इंस्पेक्शन करता है। एक चीज होता है वॉल्यूमिनस आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं? द इंफॉर्मेशन sought by the applicant is voluminous and you are advised to come this office within working hour। अब बोलते हैं वॉल्यूमिनस के लिए तो आप एक चीज लिखिएगा प्रायर इंटीमेशन, क्योंकि वो बंदा नहीं आएगा आपके पास में, प्रायर इंटीमेशन में वो देख के आएगा कि हम आपके पास आया, तो उसने जितना भी आपके पास रिकॉर्ड्स है, जो भी रिलेवेंट रिकॉर्ड्स होते हैं उसके पास आप रख दीजिए, उसके पास रिलेवेंट रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स जो होता है वो रख दीजिए। ही विल सर्च, अगर आपके पास वॉल्यूमिनस बोलते हैं ही विल सर्च, वो सर्च करके जो जो पॉइंट आउट करेगा ये मुझे चाहिए, तो उसको आपको वो कॉपी देना है। उसका क्या फीस रहेगा, क्या चार्जेस रहेगा, वो मैं बाद में बताऊंगा। ये होता है कि उसको इंस्पेक्शन करने का अधिकार है, आप मना नहीं कर सकते हो कि आप आके डॉक्यूमेंट्स हमारा चेक नहीं कर सकते हो, बिकॉज दिस इज ए राइट ऑफ सिटीजन अंडर द प्रोविजन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। बात होता है कि ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में ये जो राइट्स होता है, दीज आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं होता है। ये होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या होता है, जो हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है, आपका फंडामेंटल राइट्स होता है, दैट आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स से अगर वायोलेशन होगा, ही विल गो टू हाई कोर्ट, ही विल गो टू सुप्रीम कोर्ट, आपको वहां पे जवाब देना है, बराबर। ये जो होता है कि आपका दीज आर सब्स्टिट्यूशनल राइट्स, ये जो राइट्स होता है these are statutory rights, these are the statutory rights of a citizen, that is are statutory rights of a citizen। अगर उसने वायोलेशन होगा, ये राइट्स में कुछ वायोलेशन होगा, he will go to the CIC। CIC is the apex level of this right to information act। ये होता है एक आपका स्टैट्यूटरी राइट ऑफ एन इंडियन सिटीजन, दैट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो वो आके आपके पास में इंस्पेक्शन ऑफ वर्क्स, डॉक्यूमेंट्स वो कर सकता है। अगर उसमें से चाहेगा कुछ टेकिंग नोट्स, एक्सट्रैक्ट्स और कॉपी, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स आपको देना है। जनरली बहुत सारे केसेस क्या होता है कि उसने मांगता है कि मुझे सर्टिफाइड कॉपीज दो, डिनाई करते, लेकिन सर्टिफाइड कॉपीज देने का प्रोविजन है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में, आपको यू हैव टू गिव द सर्टिफाइड कॉपी। टेकिंग सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ द मटेरियल, कोई भी मटेरियल का होता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन का होता है, तो उसने बोलेगा यहाँ से मुझे ये सैंपल मुझे चाहिए, इतना ये सैंपल लेके मैं लेबोरेटरी में टेस्ट करूंगा, आपने कितना मिक्सर कर रहे हो, मिक्सिंग ऑफ सीमेंट्स ये जो होता है आपका कितना कर रहे हो, तो उसको भी आपको दे सकते हो। और ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्टेप्स, फ्लॉपीज, टेप्स, वीडियोस, कैसेट्स इन एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड। अगर वो कोई चाह रहा है कि मुझे आप वीडियो टेप में दीजिए, फ्लॉपी में दीजिए, डिस्केट में दीजिए, टेप्स में दीजिए, आपको उसमें देना है, लेकिन उसका चार्ज आपको लगाना है। वो कितना चार्ज होगा, 50 रुपीज होगा, वो मैं आगे वाला स्लाइड में बताऊंगा। ये हो गया राइट टू इंफॉर्मेशन। अब जानेंगे व्हाट आर द रिकॉर्ड्स, कौन सा रिकॉर्ड जो कि आके वो चेक कर सकता है। सेक्शन 2I में लिखा है, रिकॉर्ड इंक्लूड्स एनी डॉक्यूमेंट्स, मैन्युस्क्रिप्ट और फाइल। आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी फाइल है, दैट आर कवर्ड अंडर रिकॉर्ड्स। जो भी रिकॉर्ड्स होता है उस रिकॉर्ड से अगर वो इंफॉर्मेशन चाहता है तो आप उसको दिखाने, कोई भी फाइल है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, आप उसको दिखाना है। अगर कोई माइक्रोफिल्म में है, माइक्रोपीस में हो, फैसलाइन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट अगर वो है तो उसको भी दिखाना है। एनी रिप्रोडक्शन ऑफ इमेज और इमेज एम्बोडेड इन ए माइक्रोफिल्म, अगर आपके पास माइक्रोफिल्म है, फिल्म है, उसमें कुछ डाटा है, तो उसको जो भी इमेजेस है, कॉपीज है, तो वो भी रिकॉर्ड्स के अंदर आता है। एनी अदर मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय ए कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइस,
आपके पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर में अगर मान लीजिए कि उसने सर्कुलर मांग रहा है, मुझे सर्कुलर देखना है, तो आप कंप्यूटर खोल दीजिए, कंप्यूटर इज ऑल्सो रिकॉर्ड। तो यहाँ पे उसने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको वो देखेगा कि ये चीज है, हमने ये डाटा है, ये डाटा से चाहे तो एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं। These are covered information, right to information and record। ये तीनों चीज का अच्छे से जान लेंगे तो हम कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कोई सिटीजन मांग रहा है तो हम उसको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अब फी स्ट्रक्चर, ये जो फी स्ट्रक्चर की बात कर रहा था, कोई भी आरटीआई एप्लीकेशन करेगा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में कोई अगर सिटीजन एप्लीकेशन करता है तो 10 रुपीज का इनिशियल एप्लीकेशन फीस उसका लगता है। कितना? ₹10 लगता है। तो इसको किस फॉर्म में देगा? डिमांड ड्राफ्ट में दे सकता है, आईपीओ में दे सकता है, एमआर में मनी डिस्ट्रीब्यूट बना के दे सकता है, या बैंकर चेक बना देगा। इस फॉर्म में उसने ही कैन अप्लाई एन एप्लीकेशन विथ an amount of this in the form of demand draft, IPO, banker check and money receipt। तो इसको करके तो उसने फर्स्ट आरटीआई एप्लीकेशन आपका पीआईओ के पास या एपीआईओ के पास दे देगा। अगर वो बंदा बीपीएल में है, अगर कोई भी सिटीजन बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर में है तो देयर शुड बी नो फी, उसको कोई फीस लगाने का जरूरत नहीं है। ये बोलता है कि अभी जब वो इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, सपोज कोई भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, अगर सपोज 15 पेज का होता है, 10 पेज का होता है, तो आप उसको फ्री कॉस्ट दीजिए। अगर मान लीजिए कि दैट विल बी 100 आउट ऑफ 100 पेजेस, 50 पेजेस, मोर देन 100 पेजेस, उस पेजेस को क्या करोगे? आप नहीं देना है, तो पर कॉपी का उसका ₹2 होगा। अगर A4 साइज पेपर होगा, A3 साइज पेपर होगा तो इंटीमेशन देना पड़ता है, उसको इंटीमेशन देना पड़ता है कि 7(3) में तो आपका इतने सारे पेजेस है, आप जो इंफॉर्मेशन मांगे थे, आप जो है ना ये इंटीमेशन हम देंगे कि इतना ₹2 मांग लीजिए, 50 पेज है, यू हैव टू सबमिट ₹100 टू गेट दैट इंफॉर्मेशन। वो ₹100 आपको ला के देगा, तो आप उसको ₹100 बाय हैंड नहीं देगा तो क्या देगा? डिमांड ड्राफ्ट में दे सकता है, आईपीओस में दे सकता है, बैंकर चेक में, मनी रिसिप्ट में ला के देगा, तो आप उसका जो इंफॉर्मेशन है आप दे सकते हो। और अगर कोई लार्जर साइज का पेपर है, उसको जितना उसका चार्ज है, वो चार्ज जितना कॉस्ट होगा उसको चार्ज उतना देना पड़ेगा। और एक्चुअल कॉस्ट और प्राइस ऑफ ए सैंपल, अगर कोई सैंपल है तो अगर इतना कोई सैंपल मांग रहा है तो उसका जितना एक्चुअल कॉस्ट होगा तो उसको वो देना पड़ेगा। अगर इंस्पेक्शन अगर करता है, कोई भी रिकॉर्ड अगर वो आता है ऑफिस में आके आपका रिकॉर्ड को इंस्पेक्शन करता है, उसको पहला जो आवर होता है वो फ्री में आपको देना। वो पहला आवर में आपको कोई भी चार्जेस नहीं करना। सब्सिक्वेंट आवर जो होगा तो उसको आपने ₹5 पर आवर में करते जाइए। अगर मान लीजिए कि 3 घंटा देखता है, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स करता है, उसको कितना चार्ज करना है? ₹10 चार्ज करना, क्योंकि पहला आवर हमका फ्री गया, सेकंड थर्ड 2 आवर का रहता है तो ₹10 उसको करना है। फिर ₹10 का जब हो जाएगा तो उसको बोलिएगा कि जाओ आप ₹10 का मनी रिसिप्ट करो। उसके बाद में जो जो उसने पेपर एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम दैट रिकॉर्ड्स, यू विल गिव दैट रिकॉर्ड एट ए रेट ऑफ ₹2 पर पेपर। अगर A4 साइज होगा या तो A3 साइज पेपर होगा, ये उसको आपको लेना है। अगर कोई सिटीजन अपील करता है, देयर इज नो चार्ज फॉर द अपील। अपील करने के लिए उसको कुछ भी पैसा नहीं लगाना। तो अगर डिस्टर्ब है, फ्लॉपी में हो चाहता है, ₹50 देगा। अगर 47 GB तक है तो उसको यू विल गो प्रोवाइड दैट फ्लॉपी एट ए रेट ऑफ ₹50। 2 बॉडीज रहते हैं, एक हमारा ये जो इंटरनल बॉडीज रहते हैं, इंटरनल बॉडीज, और एक CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एक रहता है, और हमारा ये जो पब्लिक अथॉरिटीज का बॉडी रहता है। ये 2 टाइप के बॉडी रहते हैं। ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ये कहाँ पे होता है? दोज पब्लिक अथॉरिटीज आर कवर्ड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर देम वन CIC इज देयर। तो CIC वो रहेंगे, दैट इज द अपेक्स बॉडी ऑफ
दिस राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये जो बॉडी होगा दैट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद एक रहता है SIC, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन आपका एक स्टेट में वो बॉडी होगा। पहले CIC का सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये जो है ना चैप्टर 3 में है। चैप्टर 6 में देयर आर 6 चैप्टर्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6। चैप्टर 3 में क्या है, उसका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में डिटेल्स ब्यूरो है। व्हाट आर द terms of CIC, what are the judicial administrative powers of CIC, retrenchment of CIC, ये पूरा आपका सेक्शन 13, 14, 15 ये में तीनों सेक्शन में ये आपका CIC के बारे में। इसका हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली। और ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होगा, ये दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ए चीफ, दैट इज ए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एक रहेंगे, और उसके बाद इंफॉर्मेशन कमिश्नर 10 जन का इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहेंगे। टोटल 11 जन का बॉडी है, ये आपका CIC का है। और ये जो CIC का जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, उनका टेन्योर 5 इयर्स का रहता है, या तो 65 इयर्स। उनका जब तक 65 इयर्स तक उसका चलेगा, जैसे उनका 65 इयर्स हो जाएगा, उनका CIC का टेन्योर खत्म हो जाएगा। और इनका जो अपॉइंटमेंट होता है, इनका अपॉइंटमेंट नहीं बोलते, उनका वारंट इशू होता है। दैट वारंट इज इशूड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया असेंट देंगे, उनका वारंट इशू होगा CIC's वारंट विल बी इशूड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये CIC का सिलेक्शन कैसे होता है? ये CIC का सिलेक्शन, उनका जो बॉडी होता है 3 जन का बॉडी रहता है। एक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, एक बॉडी का एक, ही विल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, एंड सेकंड विल बी द लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा का एक रहेंगे, और तीसरा जो रहेंगे दैट इज वन ए कैबिनेट मिनिस्टर दैट इज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये तीनों का जो है ना, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड अनदर कैबिनेट मिनिस्टर, ये 3 जन मिलके इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट देते हैं। तो आप सोचिए, हम जो केस आता है CIC बोलते हैं, CIC के पास केस जाता है तो हमारा जो केस कहां तक जाता है। और ये जो CIC का पावर होता है कि एक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से कम नहीं है, और उन्होंने जो भी डिसीजन देता है दैट इज बाइंडिंग, आपको यू हैव टू ओबे। और CIC का कोई भी डिसीजन आता है कि देर इज नो अपील लाइज अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ CIC का डिसीजन देता है तो उसके ऊपर कोई अपील नहीं कर सकता, दैट इज अपेक्स बॉडी। और इसका जुडिशियल पावर हो गया, मैं बोला दैट इज इक्विवेलेंट टू चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लाइक एज दैट स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, उसका जो हेडक्वार्टर होता है डिपेंड्स अपन तो गैजेट नोटिफिकेशन, वहां पे कहीं कहीं हेडक्वार्टर में करते हैं, या तो कोई दूसरे जगह पे जहां पे हाई कोर्ट रहता है वहां पे वो बेंच के पास कर देते हैं। दैट इज अंडर हिज गैजेट नोटिफिकेशन। SIC में वही होता है कि एक होता है स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, और एक होता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर नॉट एक्सीडिंग 10, उनका मेंबर का रहता है 11 जन को रहता है। और दैट SI's वारंट विल बी इशूड बाय द गवर्नर। यहाँ पे जैसे प्रेसिडेंट होता था, यहाँ पे गवर्नर हो जाएगा, डिटो ऐसे होगा। यहाँ का बॉडी जो होता है वही होगा। कौन रहेंगे? चीफ मिनिस्टर रहेंगे, चीफ मिनिस्टर के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन एक रहेंगे, उसके बाद में कैबिनेट मिनिस्टर उनका जो रहेगा, उन तीनों का उसमें से वो SIC का पोस्टिंग होगा। उनका भी वही टेन्योर कितना होता है, 5 इयर्स होता है या तो 65 इयर्स होता है। अगर एक मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, उसके बाद उसके बाद उसको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर करते हैं, तो उन दोनों का टेन्योर मिला के दैट शुड बी 5 इयर्स। दोनों को मिला के 5 इयर्स, ये 5 इयर्स प्लस 5 इयर्स नहीं होगा, दोनों मिला के 5 इयर्स हो गए। ये हो गया आपका स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास बारे में। और इनका जो जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट।
ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया 15 जून 2005 को आया, तो बोले कि 120 दिन के अंदर विद इन 120 डेज आपको ये सारे चीज का सुओ मोटो डिस्क्लोजर करना है। सब पब्लिक अथॉरिटीज को बना दिए। तो हमारा जो फुली केम इनटू फेस कब हुआ? 12 अक्टूबर 2005। ये जो पीरियड के अंदर उन्होंने बोले कि आपका जो बॉडीज होते हैं तो उसको आप कॉन्स्टिट्यूट करो। कोई पब्लिक अथॉरिटी होगा तो उसका बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करो। आपका जो स्ट्रक्चरल बॉडी है वो आप तैयार करो, और वो स्ट्रक्चरल बॉडी को आप 100 डेज के अंदर पीआईओ का डेजिग्नेट करो, एपीआईओ या सीपीआईओ उसको डेजिग्नेट करो। उसके साथ साथ में आपको ये बहुत सारे इंफॉर्मेशन होता है कि सुओ मोटो डिस्क्लोजर करो। सुओ मोटो डिस्क्लोजर करो इन एनी फॉर्म, इन आप नेट में कर सकते हो, पब्लिक में करो। तो इसके लिए बोले कि ये रहा कौन सी सेक्शन में रहा? 41B सेक्शन में ये बोले कि आपको सुओ मोटो डिस्क्लोजर करना है। क्या क्या करना है? द पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस एंड ड्यूटीज। आपका ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या फंक्शंस है, ड्यूटीज क्या है, उसको आपको 41BI में उसको ये एक्ट में है, तो उसको आपको मतलब नेट में आपको ये इंफॉर्मेशन देना है। दूसरा, द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज। आपका ऑफिसर्स का और एम्प्लॉइज का क्या क्या ड्यूटीज होता है, तो उसको अगर कोई मांगता है कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ए वेलफेयर इंस्पेक्टर, तो उसको देना है, क्योंकि ये ऑलरेडी सुओ मोटो डिस्क्लोजर उसको ये इसके लिए बोला था सुओ मोटो डिस्क्लोजर, ताकि बहुत सारे एप्लीकेशंस नहीं आएंगे। अगर हमने खुद बहुत सारे इंफॉर्मेशन पब्लिक को दे देंगे तो पब्लिक और उससे जानेगा ही नहीं। तो अगर इंटरनेट से हम प्रोवाइड कर देंगे, तो अगर इंटरनेट से हमने प्रोवाइड किए हैं, करने के बाद भी उसने अगर मांगता है कि मुझे, मान लीजिए कि अगर वो इलिटरेट होगा तो ही मांग रहा है, इलिटरेट होगा या तो उसका इंटरनेट का नॉलेज कम होगा, तो इसके लिए इंफॉर्मेशन मांग रहा है। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन सिटीजन मांग रहा है तो आप उसको मत बोलिए कि ये वेबसाइट में जाओ, ये पोर्टल में जाओ, ये गॉभिन में है, इसमें आप जाके चेक करो। सेक्शन 7(9) बोल रहा है आईटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का, जिस फॉर्म में वो इफ ही इज सीकिंग इंफॉर्मेशन इन एनी फॉर्म यू हैव टू प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन। आप डिनाई नहीं कर सकते। आप बोलो कि ये पोर्टल में जाके देखोगे, तो ये नहीं करना है। आपको इंफॉर्मेशन है आप दे दो। सेक्शन 7(9) में सेक्शन 7(9) में बोलता है कि दोज इंफॉर्मेशन हु इज डिमांडिंग इन एनी फॉर्म दैट इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड। आपको दूसरा रास्ता नहीं, वो तो ऑलरेडी वो फंसा हुआ है, वो नहीं जान पा रहा है, नहीं देख रहे, तो फिर भी आप बोलते हो कि वो नेट में जाके चेक करो, रेलनेट में जाओ, पोर्टल में जाओ, तो वो तो हैरान ही होगा। तो ये तो एक मतलब राइट होता है, तो राइट तो हो नहीं रहा। द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज। नेक्स्ट 41BX। 41BX इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इसके लिए उसको रेड में किया गया 41BX। कोई भी एम्प्लॉय का बारे में उसका सैलरी डिटेल्स, रेम्यूनरेशन जो होता है, दैट शुड बी सुओ मोटो डिस्क्लोजर टू द पब्लिक। मैं कितना पेमेंट पा रहा हूं, आप कितना पेमेंट पा रहे हैं, हर कोई पब्लिक अथॉरिटी में जितना भी एम्प्लॉयर्स होते हैं उनका कितना पेमेंट मिलता है, कितना रेम्यूनरेशन होते हैं, वो सुओ मोटो डिस्क्लोजर होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि क्यों ये सुओ मोटो डिस्क्लोजर होना चाहिए, सपोज मैं 20,000 पेमेंट पाता हूं कि 60,000 की, जो भी वट एवर इट में भी, ये पेमेंट आता कहां से? गवर्नमेंट इज गिविंग दैट मनी। गवर्नमेंट लाता कहां से? तो हमारा जो दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम द टैक्स पेयर। Who are the taxpayer? Citizens are the taxpayer. अगर if citizens are taxpayer, तो मेरा जो पैसा मैं टैक्स में पे कर रहा हूँ वो पैसा कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है वो जानने का मुझे अधिकार नहीं है। क्योंकि मैं अगर मान लीजिए कि if I have paid 50,000 या 20,000 या 5,000 as a income tax to the government, and government has given that amount to an employee
as a remuneration, as a salary, तो मेरा जो पैसा है मैं उसको जानने का अधिकार नहीं है? जानने का अधिकार है। अगर मैं पूछ रहा हूं कि सपोज मिस्टर एक्स इज देयर, मैं मिस्टर एक्स के बारे में एम्प्लॉयज डिटेल्स, सॉरी सैलरी डिटेल्स मांग रहा हूं, तो ये तो ऑलरेडी सुओ मोटो डिस्क्लोज, आपको तो द पब्लिक अथॉरिटी शुड डिस्क्लोज दैट इंफॉर्मेशन, शुड खुद से करना चाहिए। आपको वो इंफॉर्मेशन आता नहीं है, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन में नहीं आता। लेकिन आपको ये जब रेम्यूनरेशन के बारे में दे रहे हो, सैलरी डिटेल्स के बारे में देते हो, उसका कुछ पर्सनल डिटेल्स नहीं देना। यू शुड नॉट डिस्क्लोज द पर्सनल डिटेल्स ऑफ दैट एम्प्लॉय, दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो उसको कैसे करोगे? अगर मान लीजिए कि किसी का सैलरी डिटेल्स के मांग रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, करना चाहिए उसका जितना भी पेमेंट बन रहा है उतने को आप रखो और सबको मास्क लगा दो, जेरस करके उतना %। अगर आपका पर्सनल डिटेल्स देते हो तो उसमें दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, वो बाद में बताऊंगा। पर्सनल डिटेल्स कुछ नहीं देना है, आपको उसका सैलरी डिटेल्स देना है। कौन सा क्लॉज? 41BX, ध्यान से रखिए 41BX। ये बोलता है कि द मंथली रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय ईच ऑफ इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज दैट शुड बी सुओ मोटो डिस्क्लोजर, सुओ मोटो होना चाहिए। अब एक चीज होता है कि जो इंफॉर्मेशन सिर्फ मेरे पास ही है, ये इंफॉर्मेशन मैं नहीं दे सकता हूं। किसी का सैलरी बनता है तो पेशीट क्लर्क जानता है, अकाउंट्स वाला जानता है, कंप्यूटर में हर जगह पे फैला हुआ है, तो उसमें देने में क्या है? और वो बोलता है 41BX बोलता है कि आपको देना है, सुओ मोटो देना है आपको, और मांग रहा है तो द पर्टिकुलर्स ऑफ द फैसिलिटीज अवेलेबल टू द सिटीजन। अगर कोई सिटीजन के लिए जो जो फैसिलिटीज होता है वो आपको नेट में या तो पॉपुलरली वाइडली दैट शुड बी डिस्क्लोज। अगर आपके कोई लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए दैट इज ओपन टू सिटीजन, आप लिख दोगे कि हमारे पास ये राइट लाइब्रेरी है, आप दैट इज ओपन टू द सिटीजन, यू कैन कम टू दिस लाइब्रेरी एंड टेक द बेनिफिट ऑफ दिस लाइब्रेरी। अगर आपके पास कुछ आपका रेस्ट रूम है जिसका दैट इज ओपन टू सिटीजन, दैट इज ओपन टू पब्लिक, आप लिख दीजिए कि देयर इज ए रेस्ट रूम। तो ये सब जगह पे उसका डिस्क्लोज होना चाहिए, मतलब वाइल्ड पब्लिसिटी होना चाहिए। दैट इज द ड्यूटी ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। एंड द नेम्स, डेजिग्नेशन एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द PIO, जो PIO है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, तो उसका डिटेल्स आपको हर जगह पे वाइड इंफॉर्मेशन देना है। दैट शुड बी सुओ मोटो डिस्क्लोजर बाय द पब्लिक अथॉरिटी, दिस इज द ड्यूटी ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। ध्यान रहा 41BX, ये ध्यान से रखिए 41BX, 4 ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट में स्मॉल b ब्रैकेट में x, 41BX। अभी ये तो हमको पब्लिक अथॉरिटीज का इंफॉर्मेशन ये सब चीज देना है। अभी आया व्हाट आर द एग्जेम्पशन फ्रॉम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में क्या किया, बोले कि इंफॉर्मेशन तो आपको देना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन होता है दैट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बोले कि वो जो सेक्शन होता है सेक्शन 8 में कवर होता है एंड सेक्शन 9 में कवर होता है एंड शेड्यूल 2 में कवर हुआ था। बिफोर दैट फर्स्ट स्लाइड में मैंने बताया था शेड्यूल 2 में देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। वहां पे आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में आप मांग नहीं सकते हो कि व्हाट आर द इंफॉर्मेशन यू आर सीक फ्रॉम दैट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट ऑर्गेनाइजेशंस। अब यहां पे आया ये एग्जेम्पशन, दो चीज, सेक्शन 2F, सेक्शन 8(1),
ये चीज को एक डीलिंग क्लर्क या डीलिंग ओएसओ या डीलिंग कोई भी डीलिंग करता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का कोई भी एप्लीकेशन, यू शुड वेल कन्वर्सेंट टू दी सेक्शन 2F एंड 8(1). ये अगर दोनों एक्ट को, दोनों सेक्शन को अच्छे से समझ लिए तो आप हर कोई आरटीआई का जवाब इजीली दे सकते हो। 8(1) में है क्या? 8(1) में 8(1)A से लेके J तक सब सेक्शन है। ये सब सेक्शन में लगाया, क्लॉज लगाया, ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं देना है। 8(1)A में ये बोल रहा है कि इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर ऑफ व्हिच वुड प्रेजुडिशियली अफेक्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये अगर भारत का अखंडता और प्रभुता को अगर बाधा देता है, बाधा सृष्टि करता है, जो इंफॉर्मेशन देने से वो इंफॉर्मेशन आप दे नहीं सकते हो। अब PIO विल डिसाइड कि ये सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को एम्पर करता है क्या, नहीं करता है तो इंफॉर्मेशन देना है, अगर करता है तो नहीं देना है, रख दीजिए। बोल दीजिए कि आज पर सेक्शन 8(1)A द इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। Section 8(1)B, the information which has been expressly forbidden to be published by any court। अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि यही इंफॉर्मेशन, सपोज देयर इज ए कैट केस चल रहा है या तो कुछ हाई कोर्ट का केस चल रहा है, अगर हाई कोर्ट ने बोल रहा है कि ये जो इंफॉर्मेशन है आप ये इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर कोई इंफॉर्मेशन लार्जेस्ट के बारे में कोई बंदा कोई पूछ रहा है, कोई एम्प्लॉय पूछ रहा है, कोई सिटीजन पूछ रहा है, तो अगर उस लार्जेस्ट मतलब मोस्ट लार्जेस्ट दूसरा कोई फैक्टर्स होगा, जो भी मान लीजिए कि समता आंदोलन की हुआ था, इसके बारे में कुछ भी अगर पूछ रहा है कि जो चीज आपका कोर्ट ने मना किया है देने के लिए आप नहीं दे सकते। इनडायरेक्टली जो आपका कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रहा है तो उस चीज को आपको नहीं देना। 8(1)B में है वही, जो अगर कोर्ट का केस होता है, अगर वो कोर्ट केस चल रहा है तो कोई भी एक्सप्रेशन दैट क्लियरली इंडिकेटेड बाय द कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कैट, एनी टाइप ऑफ कोर्ट, अगर जजमेंट दिया है कि इसका इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना है तो ये इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज नहीं करना है। 8(1)B। अभी 8(1)C, इंफॉर्मेशन व्हिच कॉजेस ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव। अगर पार्लियामेंट का और स्टेट लेजिस्लेटिव कोई कुछ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होता है उस इंफॉर्मेशन में, दैट इज ए पार्लियामेंटरी मैटर। 8(1)D वेरी इंपॉर्टेंट। 8(1)D बोलता है कि इंफॉर्मेशन व्हिच वुड हार्म द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ ऑन थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी का डेफिनेशन जो है ना बहुत थोड़ा ये है, थोड़ा सा उसको अच्छे से एलेबोरेट करेंगे नेक्स्ट। अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी जो होता है, ये कोई मान लीजिए कोई सिटीजन मांग रहा है, कोई इंफॉर्मेशन मांग रहा है, इज द फर्स्ट पार्टी एंड पब्लिक अथॉरिटी इज द सेकंड पार्टी एंड ही इज सीकिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ए टेंडर। अगर कोई कंट्रैक्टर के बारे में जानना चाहता है, वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं देना है। कौन सा इंफॉर्मेशन नहीं देना है? जो कि कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ दैट थर्ड पार्टी विल बी हैम्पर्ड। अगर मान लीजिए कि उसने कोटेशन डिटेल्स में कुछ दिया है, ये कोटेशन मांग रहे, 4 पार्टी से कोटेशन मांग रहे, एक पार्टी ने कोटेशन दिया है कि मुझे इतने में आपको प्रोवाइड करना है, तो दूसरा पार्टी ने बोलते हैं कि मुझे उसका इंफॉर्मेशन देना है। इससे अगर ये मालूम पड़ जाएगा तो उससे वो कम करेगा कि ज्यादा करेगा, करके उसका कॉम्पिटिटिव पोजीशन दैट विल बी हैम्पर इट्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन, वो इंफॉर्मेशन आपको नहीं देना है। वो जनरली अकाउंट्स में ये रहता है, मतलब इंफॉर्मेशन व्हिच वुड हार्म द कॉम्पिटिटिव पोजीशन। नेक्स्ट 8(1)E। 8(1)E is very important, that is fiduciary relationship. That is the fiduciary relationship in between the employer and employee। बोलते हैं कि मैं मेरा इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन एक एम्प्लॉई अपना एम्प्लॉयर को आज ए ट्रस्ट इंफॉर्मेशन दिया है,
those informations which are provided by an employee to an employer by trust, that is called as fiduciary relationship। वो fiduciary relationship में उसको आपको डिस्क्लोज नहीं करना है। अगर मान लीजिए कि मैं मेरा घर का पता दिया है, मेरा एड्रेस दिया है, या तो मेरा प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल्स दिया है, एज ए ट्रस्ट टू द एम्प्लॉयर आई हैव गिवन दैट इंफॉर्मेशन टू द एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर हाज, उनका भी कुछ रहेगा टुवर्ड्स द एम्प्लॉय, तो उन्होंने ये इंफॉर्मेशन अगर मान लीजिए कि दूसरा कोई मांग रहा है तो ये इंफॉर्मेशन मुझे नहीं देना है। दैट which are personal information, वो personal information that cannot be provided under section 81E। section 81F में क्या बोलता है कि information received in confidence from foreign government, foreign government से कोई information मिल रहा है वो नहीं देना है। 81J ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 81J में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर ऑफ व्हिच वुड एंडेंजर द लाइफ ऑफ एनी पर्सन, अगर किसी ये इंफॉर्मेशन देने के बाद में किसी को जाके कोई एड्रेस दे दिया, शाम को जाके उसको कोई अटैक किया, दैट विल बी एंडेंजर हिज लाइफ। तो इंफॉर्मेशन स्पेशली पर्सनल इंफॉर्मेशन जो ट्रस्ट के ऊपर एम्प्लॉयर को दिया जाता है, उस इंफॉर्मेशन को कभी मत दीजिए। आप लगाइए सेक्शन 81E लगाइए, आपको देखना है कि वो एंडेंजर करेगा कि नहीं, क्या करेगा वो, तो दैट इज 81E लगा दीजिए कि आज पर सेक्शन 81E द इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड एज फिडुशियरी रिलेशनशिप का ये होता है। नेक्स्ट आता है कि कैबिनेट पेपर्स होता है, उसको तो नहीं देना है। 81J पर्सनल इंफॉर्मेशन, 81J थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन लगा के सब देते हैं, इसीलिए थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन बोलते हैं कि 81J ये बहुत क्लियरली एक एक वर्ड देखिए, दैट इज द पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन व्हिच हैज नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक एक्टिविटी। कोई भी पब्लिक अथॉरिटी का कोई भी एक्टिविटीज होता है, फाइल प्रोसेसिंग होता है, जो भी होता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन के हैज नो, उसका साथ में कुछ रिलेशनशिप नहीं है, वो चीज को नहीं देना है। अगर मान लीजिए कि किसी का कैटेगरीज होता है, उसका बारे में नोटिंग पेजेस का बारे में मांग रहे हैं, उसका क्या क्या डिसीजंस आया, उसका ऑर्डर के बारे में मांग रहा है, वो थर्ड पार्टी नहीं हो सकता, क्योंकि दैट इज द डीलिंग प्रोसेस ऑफ आवर डिपार्टमेंट, पब्लिक अथॉरिटी का ये प्रोसेस है। वो इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी, दैट इंफॉर्मेशन वाज नॉट गिवन बाय द पर्सन, थर्ड पर्सन ने वो इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। ये इंफॉर्मेशन आपका फाइल प्रोसेसिंग चल रहा है, नोटिंग चल रहा है, ये आपका ही चल रहा है, यहाँ पे थर्ड पर्सन कोई नहीं है, यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी, आप वो फाइल को डील कर रहे हो, तो यू आर द सेकेंड पार्टी एंड द सिटीजन इज द फर्स्ट पार्टी, एंड फर्स्ट पार्टी द सिटीजन इज सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेकेंड पार्टी, दैट इज द पब्लिक अथॉरिटी। इन दिस केस द पब्लिक अथॉरिटी विल प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन। अगर कोई इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी ने पर्सनल इंफॉर्मेशन दिया है, वो चीज को आपको नहीं, जो इंफॉर्मेशन क्रिएट हुआ है पब्लिक अथॉरिटी के पास, उसमें देना है। पर्सनल इंफॉर्मेशन व्हिच हैज नो रिलेशनशिप इन पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट और व्हिच वुड कॉज अनवांटेड इन्वेजन ऑफ द प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल। अगर वो इंफॉर्मेशन देने से अगर किसी इंडिविजुअल का प्राइवेसी नष्ट होता है, दैट विल इन्वेस्ट अनवारंटेड इन्वेशन ऑफ प्राइवेसी, दैट इंफॉर्मेशन विल नॉट बी गिवन सब्जेक्टेड टू ए लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। अगर वो इंफॉर्मेशन देता है, दैट इज द डिस्क्रिप्शन पावर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। अगर वो देख रहे पब्लिक अथॉरिटी ये इंफॉर्मेशन देने से बहुत सारे लोगों का फायदा होगा, ही कैन गिव, लेकिन वो इंफॉर्मेशन तो देगा, इस इंफॉर्मेशन देने के बाद उसको कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ये थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन का आता है। ये 81J में हो गया, पर्सनल इंफॉर्मेशन व्हिच हैज नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक अथॉरिटी और इंटरेस्ट और व्हिच वुड कॉज अनवांटेड इन्वेजन ऑफ द प्राइवेसी।
ये हो गया आपका एग्जाम्पशन। इसका थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन का वो अच्छा सा है, उसके बारे में बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। अभी देखिए ये हम जो आरटीआई का आता है, रिक्वेस्ट आता है, हम कैसे डील करते हैं, ये स्लाइड में टोटल ये रेलवे का जो टोटल रेलवे का पूरा व्यूज है। कोई भी आरटीआई का एप्लीकेशन आता है, डिवीजन लेवल पे आता है, जोनल लेवल पे आता है, रेलवे बोर्ड लेवल पे आता है। रेलवे बोर्ड में भी कुछ सीपीआईओ रहते हैं, एपीआईओ रहते हैं। सीपीआईओ सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं, एपीआईओ होते हैं। जोनल में भी आता है सीपीआईओ एपीआई के पास में, डिवीजन के पास में सीपीआईओ एपीआई के पास में आता है। तो इन्होंने रिप्लाई भेजते हैं। अगर वो अपने से पटन नहीं करता है तो दूसरे के पास में भेजते हैं, सेक्शन 6(3) में लगा के ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद में वो बताऊंगा। ये दिस स्ट्रक्चरल बॉडी ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, डिवीजन लेवल पे, जोनल लेवल पे, रेलवे बोर्ड लेवल के लिए। यहाँ पे हमारा डिवीजन लेवल पे फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटीज, अगर कोई भी सिटीजन कोई भी इंफॉर्मेशन सीख कर रहा है, उसको वो इंफॉर्मेशन ठीक टाइम में नहीं मिल रहा है, या तो ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद द remarks or replies given by the public authority या PIO, he will prefer appeal to the first appellate authority. Who will be the first appellate authority in a division? That will be ADRM, Assistant Divisional Railway Manager, and in case of zone, he will be SGM, Assistant General Manager. In Railway Board is AMC, Assistant Member Commercial. ये जो होता है ये 3 लेवल का होता है। अगर यहाँ से भी जो इंफॉर्मेशन उसके पास मिलता है उससे भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, या तो विद इन दैट टाइम लिमिट के अंदर उसको इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, देन ही विल गो टू CIC। CIC इज द सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इज द अपेक्स बॉडी CIC। ओके, ये हो गया स्ट्रक्चरल बॉडी। डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, अगर आपके पास में कोई भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर में कोई भी आपके पास अपील आता है, सिटीजन विल गिव एन एप्लीकेशन टू ए पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। किस किस फॉर्म में दे सकता है? वो खुद आके दे सकता है, या तो कंप्यूटर भी करा सकता है, या तो लेटर भेज के भी कर सकता है। तीनों फॉर्म में वो आके दे सकता है। उसका एप्लीकेशन आपके पास आके पहुंचना चाहिए इन एनी मीन्स, बाय हेल्प ऑफ पोस्टर, बाय हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बाय हेल्प ऑफ हिमसेल्फ। वो तीनों प्रकार से आके आपको एक एप्लीकेशन दे दिया। वो एप्लीकेशन जो बोलते हैं कि आप हिंदी में होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए, हमको पढ़ना नहीं आता है, गुजराती में दिया, क्लियरली बोला है, सेक्शन 3 में बोला है कि अगर कोई भी एप्लीकेशन आपका देता है, जिस जगह पे वो एप्लीकेशन दे रहा है वहां का लोकल लैंग्वेज जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में वो दे सकता है। अगर सपोज वन सिटीजन इज सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम बलसाड, वो बलसाड एरिया में एप्लीकेशन लिख रहा है, ही विल गिव द एप्लीकेशन इन गुजराती लैंग्वेज, यू कैन डिनाई, आप मना नहीं कर सकते। अगर आपको नहीं आता है तो दूसरे का हेल्प, यहां पे कर रहा है तो मराठी में दे सकता है। ऑफिशियल लैंग्वेज को डिनाई नहीं कर सकते। हमारे पास एप्लीकेशन आता है, हम गुजराती नहीं जानते हैं, मराठी नहीं जानते, लेकिन हम उसका बगल वाले जो कोई भी एम्प्लॉइज जो मराठी जानता है उसके पास क्या लिखे हैं बताओ, फट इंफॉर्मेशन ही इज सीकिंग फॉर, तो उनको पूछते हैं तो वो बताते हैं, वो पढ़ते हैं कि ऐसे ऐसे उन्होंने, तो फिर हम बोलते हैं कि इसका जवाब ये होगा। तो मतलब आप डिनाई नहीं करोगे, गुजराती में आया तो नहीं देना, ऐसे नहीं। कोई भी लैंग्वेज में, ऑफिशियल लैंग्वेज में, इन दैट रीजन इन व्हिच ही इज राइटिंग द एप्लीकेशन, ही कैन राइट द एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन आपको पास रिक्वेस्ट आया, आइदर एपीआईओ को दे सकता है या सीपीआईओ को दे सकता है। एपीआईओ असिस्टेंट पर्सनल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या पीआईओ को। ये पीआईओ जब वो एप्लीकेशन लेगा वो देखेगा कि उसने प्रॉपर रिक्विजाइट फीस वो सबमिट किया है कि नहीं। तो रिक्विजाइट फी कितना होता है कि अगर पीएलबी
बीपीएल लिस्ट में है तो उसको पैसा नहीं देना है, अगर बीपीएल में नहीं है तो 10 रुपया देना है। ये उसके पास में एप्लीकेशन आ गया। आने के बाद में उसने क्या करेगा, अगर वो एप्लीकेशन अपने पास इंफॉर्मेशन है एंड द इंफॉर्मेशन इज नंबर ऑफ पेजेस, तो उसने क्या करेगा, एडिशनल फी के लिए उसको इंटीमेशन लिखेगा। पहला जो है ना एडिशनल फी। सेकेंड, ही विल ट्रांसफर द केस 6/3। अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक एप्लीकेशन आता है, ही इज सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम बेस्ट, वहां से मांगता है, तो मैं नहीं डिनाई नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारा एप्लीकेशन नहीं लूंगा। I will receive that application and I will transfer that application to the best. उसमें ट्रांसफर करूंगा, तो वो 6/3 में उसको क्लॉज 6/3 करके वहां पे दूंगा। उसके साथ साथ में इन एडिशन टू दैट I will also intimate that public that I have transferred your application under 6/3 of Right to Information Act to that public authority. Next, further you will contact with the next public authority to get the information. ये हमको इंटीमेट करना है। हम डायरेक्ट भेज देंगे, उसके पास कॉपी नहीं देंगे, नहीं, कॉपी हमको उसको भी देना है। ये 6/3 में ट्रांसफर करते हैं। अगर जो इंफॉर्मेशन आपके पास है आप दे दो, या अगर थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन मांग रहा है तो आप 8(1)J लगाओ और 11(1) का प्रोसीजर अडॉप्ट करो। करने के बाद उसको लिखो कि द इंफॉर्मेशन sought by the applicant is a third party information, that is a personal information of another body, another party, that information cannot be provided. You will give that type of replies. And another is rejection. अगर रिजेक्शन केस में क्या होता है, सेक्शन 9 में लिखा है कौन सी एप्लीकेशन को आप रिजेक्ट कर देते हो। एक होता है रिजेक्ट करना, एक होता है रिफ्यूज करना। रिफ्यूज और रिजेक्ट करना। रिफ्यूज में क्या होता है कि कोई भी आरटीआई का आपके पास एप्लीकेशन आता है, आप 30 दिन के अंदर पब्लिक अथॉरिटी ने उस 30 दिन के अंदर उसको रिप्लाई नहीं देता है, तो इन दैट केस that will be treated as you refused that application. अगर रिफ्यूज करते हो you will be penalized. आप उसको स्वीकार नहीं करते, तुम्हारा एप्लीकेशन हम ले लें। इनडायरेक्टली आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को मान नहीं रहे हो, दैट इज रिफ्यूज के रिजेक्टेड। आप उसको रिजेक्ट करोगे, नहीं आपका एप्लीकेशन ग्रहण योग्य नहीं है। किस केस में नहीं है, वो सेक्शन 9 में लिखा है, सेक्शन 9 ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। 8(1) में एग्जाम्पशन था, 9 में आपका रिजेक्शन है। शेड्यूल 2 में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो बोलता है कि अगर देयर विल बी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट्स होता है, तो उस केस में अगर मान लीजिए कि कोई कॉपीराइट्स के लिए कहां से लीगल परमिशन लेके आया है, दूसरा कोई उसके बारे में जानना चाहता है, थर्ड पार्टी कोई जानना चाहता है, तो उस केस में उसको रिजेक्ट करेंगे। दीज आर द केसेस। अगर उसके पास इंफॉर्मेशन है तो आप दे दो। ये दीज आर कवर्ड अंडर सेक्शन 7 ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। दिस इज द डिस्पोजल प्रोसीजर, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन।